कर चुके हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलाइजेशन चलिए वीक एसिड हुआ है केस 5 मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक एसिड। देखो सभी लोग पीछे है इसमें pH 0 कब होगा जब log 1 आएगा मीन्स pH 0 का मीनिंग है मैक्सिमम एसिडिटी। pH नहीं वहां पर 1 मोलर कंसंट्रेशन pH 0 का मीनिंग है H प्लस कंसंट्रेशन 1 मोलर। pH 0 मीन्स मैक्सिमम एसिडिटी। देखो pH होता है माइनस लॉग H प्लस pH माइनस लॉग OH माइनस pH प्लस pOH इक्वल टू pKw दैट इज इक्वल टू 40। तो इसके कई केसेस आपको बताए गए थे। केस 1 क्या था स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में जो H प्लस होता है वो नॉर्मलिटी ऑफ एसिड होता है। सो pH माइनस लॉग नॉर्मलिटी ऑफ एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस में OH माइनस नॉर्मलिटी ऑफ बेस होता है दैट इज इक्वल टू pH माइनस लॉग नॉर्मलिटी ऑफ बेस। pH चाहिए 14 से pH को सब्ट्रैक्ट करेंगे ठीक है। बट एक बात हमेशा ध्यान रखना है अगर अदर सोर्सेस का H प्लस 10 टू पावर -6 मोलर से कम हो तो हमें वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना होता है। वाटर का कंट्रीब्यूशन कंसीडर करना होगा और क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना पड़ता है। दूसरा केस क्या था दूसरा था मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एसिड ऐड करे या बेस ऐड करे। अगर हमने एसिड ऐड किया तो क्या होगा ऐसे केसेस में जो H प्लस होता है वो नॉर्मलिटी ऑफ एसिड होता है। नॉर्मलिटी ऑफ एसिड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बाई वॉल्यूम या फिर बाई 2 और फिर pH माइनस लॉग H प्लस। बेस के केस में हमें क्या चाहिए यहां पर हमें चाहिए
OH माइनस नॉर्मलिटी ऑफ बेस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस बाई, अरे बात समझ में आ रही सबको? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमें लिखना होता है। इक्विवेलेंट क्या होता है? नॉर्मलिटी के टर्म्स में बाई टोटल। यहां से आपको मिलेगा पीएच माइनस लॉग OH माइनस एंड फिर पीएच प्रोटीन माइनस POH, प्रोटीन माइनस POH, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा केस क्या था? मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिडाइड स्ट्रॉन्ग बेस। इस केस में आपको क्या चाहिए? H प्लस या फिर OH माइनस जो हो जाए, दैट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी चाहिए। एसिड को प्लस मानेंगे और बेस को माइनस। ये हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस बाई टोटल। जैसे माइनस बाई टोटल। ये रिजल्ट आता है अगर प्लस एक्स तो फिर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू एक्स। अगर ये रिजल्ट आता है माइनस एक्स, इसका मीनिंग है OH माइनस इक्वल टू एक्स, ठीक है। चौथा केस क्या था? वीक एसिड और वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस। वीक एसिड जैसे H प्लस A माइनस C माइनस एक्स एक्स K C माइनस एक्स that is equal to x square by c. So x equal to रूट k into c और ये हो जाएगा H प्लस। इसी तरीके से पर ध्यान रखना, ये हमने इग्नोर कर दिया है, पर जरूरी नहीं इग्नोर हो, नहीं हो रहा है तो क्वाड्रेटिक बना के उसे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरे में क्या था? AOH डिसोसिएट हुआ A प्लस O माइनस C 0 0 C माइनस एक्स। यहां से आ जाएगा K इक्वल टू एक्स स्क्वायर C माइनस एक्स। नो, K में क्या होगा? KB दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय C। सो एक्स इक्वल टू रूट KB इंटू C और ये होगा OH माइनस। यहां से PH निकलता और यहां से POH। अच्छा, नेक्स्ट केस क्या था? मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। की कॉन्सेप्ट क्या है इसका? की कॉन्सेप्ट है वीक एसिड मींस वाटर। वीक एसिड मींस वाटर। यहां से जो H प्लस टोटल आएगा वो आएगा H प्लस गिवन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस H plus given by weak acid, and that one is H plus given by strong acid. क्यों? क्योंकि ये नेग्लिजिबल होगा। हाँ जी, ये बातें सभी को याद आ गई। आगे बढ़ें।
उनके साथ क्वेश्चंस कराए गए थे, डिस्कशंस थे, बट पॉइंट्स इतने ही थे। अभी हमें पीएच कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ एक दो केसेस और करने हैं, तो नेक्स्ट केस लिखो। अरे सभी को रिकॉल हो गया? सचिन कहाँ हो? एक में से मॉड लगाना कंपलसरी है या नहीं? केस 3 में कौन सा होता है? मॉड के अंदर है सर H+. अरे इतना मॉड देखिए, यहाँ पर ये जो प्लस माइनस है वो मैग्नीट्यूड नहीं है, वो नेचर है। प्लस मीन्स एसिड, माइनस मीन्स बेस। अगर माइनस आ रहा है तो वो बेस है, इसे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं है, ये कॉमन सेंस ट्रीटमेंट है, ठीक है। प्लस मीन्स एसिड और माइनस मीन्स बेस। देखो एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, हो सकता है कुछ बच्चों को कम समझ आ रहा हो पीछे, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो आपको पूरा और 100% समझ में आ सकता है। बट ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप अपने लेवल पर कोशिश करोगे, और ये 100% हो सकता है। कोई भी चैप्टर डिफिकल्ट और इजी नहीं होता है, वो केवल एक कॉन्सेप्ट होता है। उसके लिए आप अपने माइंड में किस तरह का थॉट बना लेते हो, सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। ये सच्चाई है। अगर हमने किसी बात को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर सकते, वो आपको आएगा भी। और अगर आपने डिसाइड कर लिया नहीं मुझे तो इसको सीखना ही सीखना है, तो आप उसे अल्टीमेटली सीख ही जाओगे। ये रियलिटी है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो कभी मेरे माइंड में थे, जैसे बहुत पहले मेरे माइंड में था कि पॉलीमर नहीं याद हो सकता, बट याद हुआ। बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ा सकते ठीक से, बट पढ़ाते हो, अच्छे से पढ़ाते हो। अभी भी कुछ चैप्टर है जो हम लोग नहीं पढ़ाते। उसमें एक है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, उसकी क्लास नहीं लगेगी आपकी, लगता भी नहीं। बट ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ाया नहीं जा सकता। मेरा अपना फेथ है, किसी भी चैप्टर को अगर पढ़ाना है तो आपको खुद उसको 10 बार पढ़ना पड़ेगा। पहले आप उसे लर्न करेंगे, जब उसका 50% इंफॉर्मेशन आपके माइंड में आ जाएगा, तब वो चैप्टर कितना भी टिपिकल क्यों ना हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। जैसे कोई मान लो ज्योग्राफी पढ़ाता हो, तो उसमें क्या है समझने के लिए? कुछ नहीं। लेकिन जब उसे पूरा मैप लर्न हो जाता है, तब बता इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद फिर वो लॉजिक से बताएगा ये। लेकिन वो लॉजिक डेवलप कैसे हुआ? वो लॉजिक डेवलप होता है इंफॉर्मेशन से। सो हर चैप्टर किया जा सकता है। ये चैप्टर भी आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जिन्हें नहीं आ रहा कोशिश करो, हो जाएगा। ठीक है, जब इतनी बार आपको रिवाइज कराया जा रहा है, 2 बार कितनी बार हो जाता है? मल्टीपल टाइम्स। और ये फास्ट मोड रिवीजन, और ऐसा नहीं कि इसमें कोई बात केवल क्वेश्चन ही नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज करा दिए। और जरूरत पड़ी तो आपको पीछे के चैप्टर भी फटाफट रिवाइज कराए जा सकते हैं।
टाइम मिलेगा। जैसे हम लोग क्लास में क्वेश्चंस करते हैं तो लास्ट में जिस दिन आपकी सेकेंड हाफ क्लास हो उस दिन में क्वेश्चन ना करके 7:45 से 8:15 तक, 8:20 तक, 8:25 तक आपका प्रीवियस चैप्टर रिवाइज कराया जा सकता है, वो टाइम लगेगा। जैसे अभी आपका जो भी प्रीवियस आपका एग्जाम में आने वाला हो, उसको वाले एग्जाम में होगा सिलेबस, हाँ तो उसको करा देंगे, ठीक है। तो लेकिन हाँ वो कब होगा, जब आपका ओरिएंटेशन मैच करेगा। आप रियली सीखना चाहते हो तो 100% हो जाएगा। बट अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है या फिर कुछ रिपल्सन है तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप रिसीविंग मोड में है कुछ भी कर सकते हैं। देखिए टाइम थ्योरी पढ़ाने में नहीं लगता, थ्योरी तो फटाफट हो जाती है, टाइम लगता है उसको क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन करने में। अब यही अभी एक केस पढ़ाएंगे, आधे घंटे पढ़ाते हैं, पहले से एक्सप्लेन करेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन देंगे, समझाएंगे, फिर तो उसमें टाइम लगता है। अगर क्वेश्चंस को कट कर दिया जाए, थर्मोडायनामिक्स कितने देर में रिवाइज हो सकता है, केवल थियरी 1 घंटा नहीं लगेगा, 45 मिनट मैक्सिमम, हर एक पॉइंट रिवाइज हो जाएगा, सारे फार्मूले कॉन्सेप्ट सारे लिखे जाएंगे और वो हो सकता है। और ये नोट्स आपके पास भी होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में आपको सबसे पहले यही रिवाइज करके जाना है। तो ये काम किया जा सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब आप रिसीविंग मोड में आ जाएंगे, आप सीखने वाले मोड में आ जाएंगे। सब कुछ हो सकता है और टाइम के साथ आपकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो सकती है। बट हमेशा ध्यान रखना, ये सब काम एक दिन का नहीं होता। एक दिन पढ़ाई की नंबर आ जाएगा, कम से कम 1 महीने पढ़ो तब नंबर आएगा। अगर आपको अपना स्कोर चेंज करना है तो उसके लिए कम से कम 1 महीने कंटिन्यूअस पढ़ोगे तब वो चेंज दिखेगा, 1 दिन 2 दिन पढ़ने से नहीं होता। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। केस नंबर कौन सा केस है नेक्स्ट? 6। मिक्सर ऑफ weak acid and weak acid. Mixture of weak acid and weak acid. अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत छोटा सा पॉइंट है। वीक एसिड के बारे में हम पहले से कुछ बातें जानते हैं। क्या जानते हैं? इन जनरल वीक एसिड का डिसोसिएशन बहुत कम होता है, सो अक्सर हम उसे अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। अगर हम 2 वीक एसिड डालेंगे तो दोनों वीक एसिड, चूंकि एसिड है तो दोनों से प्लस बनेगा, तो यहाँ पर एक कॉमन आयन बनेगा H+, और कॉमन आयन अगर आता है तो अप्रोक्सीमेशन 100% अप्लाई हो जाता है। मीन्स अगर 2 वीक एसिड है तो क्वाड्रेटिक नहीं बनाना है, अप्रोक्सीमेशन करना ही करना है, क्योंकि वो इग्नोर होगा ही। बस इतनी सी बात है। जैसे मान लीजिए पहला वीक एसिड, ध्यान से सभी समझेंगे, Ha, दूसरा Hb, इसका Ka1 है, कंसंट्रेशन C2 है, इसका K2 है, कंसंट्रेशन C2। Ka1 क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले एसिड का, और K2 क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दूसरे एसिड का। डिसोसिएट करते हैं, Ha जाएगा H+, A-, C 0 0, C- X, यहां पर है K1, H+, B-, C 0 0, C-Y, C, ये हुआ Y, ये हुआ 1। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है, ये जो X है वो X नहीं है, क्या है? X+Y। क्यों? क्योंकि
ये इक्विलिब्रियम तो एच और एपी एच बी एक ही कंटेनर के अंदर है ना, तो जो नेट एच प्लस होगा वही नेट एच प्लस दोनों के इक्विलिब्रियम में यूज होगा, वही नेट एच प्लस दोनों के इक्विलिब्रियम में यूज होगा। ध्यान रखना, कंटेनर के अंदर जो नेट कंसंट्रेशन होता है कॉमन आयन का, उस कॉमन आयन को यूज करने वाले हर इक्विलिब्रियम में वही कंसंट्रेशन यूज होता है। ये कंसंट्रेशन जरूरी नहीं है कि इस रिएक्शन से जितना प्रोड्यूस होगा वही यूज होगा। जी यहां पर H प्लस का वो कंसंट्रेशन यूज होगा जो उस कंटेनर में होगा, चाहे उसका सोर्स ये रिएक्शन हो, ये रिएक्शन हो, या फिर इनमें से कोई रिएक्शन ना हो कि आपने उसे एक्सटर्नली ऐड किया हो। ध्यान से इस बात को समझो। इक्विलिब्रियम में H प्लस का कंसंट्रेशन कितना यूज होगा, तो वो कंसंट्रेशन होगा जो उस कंटेनर में प्रेजेंट होगा। उसका सोर्स क्या होना चाहिए, कोई भी सोर्स हो, चाहे वो उस रिएक्शन से बने या दूसरे रिएक्शन से बने या तीसरे रिएक्शन से बने या अलग से सॉल्ट डाल के एसिड डाल के बनाओ से, कोई भी सोर्स हो, जो वहां पर नेट प्रेजेंट होगा वो यूज होगा। इसलिए हमने इसे, मान लीजिए डिसोस इक्विलिब्रियम पर इससे x बना, इसने x दिया, इसने y दिया, तो इक्विलिब्रियम पर टोटल कितना हो गया, x प्लस y। ये इस कंटेनर के अंदर है, इसलिए वो x प्लस वाई इसके लिए भी एप्लीकेबल है, इसमें भी यूज होगा, इसमें भी यूज होगा। और यहां पर अच्छी बात यह है कि x मच मच लेस देन c है, नो क्या है, c1 है, और y मच मच लेस देन c2 है। ये इफेक्टिवली कितना हो जाएगा, ये इफेक्टिवली हो जाएगा c1, ये हो जाएगा x प्लस वाई और ये x, ये इफेक्टिवली कितना हो जाएगा c2 x प्लस वाई और y। क्या जी ये लिखना समझ में आ गया, ऐसे नोट कर लो, फिर एक बार भी लिखते हैं। लिख लिया। अब दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो। पहले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे Ka1। Ka1 क्या होता है, दिस इंटू दिस बाई दिस, ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई बाई C1। ये लिखेंगे Ka1 C1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस वाई, इक्विलिब्रियम 1। इसी तरह से इक्विलिब्रियम 2 के लिए लिखेंगे, इक्विलिब्रियम 2 का कांस्टेंट होता है Ka2, ये हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई बाई C2, y इंटू एक्स प्लस वाई बाई C2, ये हुआ। अब C2 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, Ka2 C2 इक्वल टू y इंटू एक्स प्लस वाई। अब आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड करो, 1 और 2 को ऐड करो। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा K1 C1 प्लस K2 C2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। ऐड करेंगे तो ये आएगा, एक्स प्लस वाई कॉमन हो जाएगा, फिर एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो x प्लस वाई है क्या, H प्लस का कंसंट्रेशन। x प्लस वाई क्या है, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर। तो यहां से आपको H प्लस कंसंट्रेशन मिल जाएगा अंडर रूट
कि A1C1 प्लस A2C2, अगर H प्लस आ गया तो इससे आपको फिर से पीएच भी मिल जाएगा। ओके, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो एक स्पेसिफिक रिलेशन बन रहा है कि A1C1 प्लस A2C2 स्क्वायर रूट। अब मान लीजिए 3 एसिड होते तो क्या हो जाता कि A1C1 प्लस K2C2 प्लस K3C3, कितने भी हो अब इस तरह से जनरलाइज कर सकते हैं। एंड अगर हम इसके लिए लिखें मिक्सचर ऑफ बिग बेस प्लस बिग बेस, AOH है KB1C1 BOH KB2C2, यहाँ क्या बन जाएगा, सीधी सी बात है OH माइनस इक्वल टू स्क्वायर रूट KB1C1 प्लस KB2C2, और यहाँ से pH नहीं pH आ जाएगा। अब मान लीजिए इस टाइप का आपको मिक्सचर दे दिया गया, इसका पीएच निकालना है। एक बात ध्यान रखना, जब दो सॉल्यूशन मिलाते हैं, जैसे आपको कोई एक कंटेनर दिया गया है और उसमें कहा जाए कि इसका कंसंट्रेशन इतना है, इसका कंसंट्रेशन इतना है, कंटेनर फिक्स करके दे दिया गया कि इसका इतना इतना इतना
कंसंट्रेशन है, इसका मीनिंग है कि जो भी नेट वॉल्यूम है उसमें उसका कंसंट्रेशन दिया जाए, तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब दो को मिक्स करोगे तो नेट वॉल्यूम चेंज हो जाता है। ये 200 ml है, ये 400 ml है, तो जो रिजल्टिंग बनेगा तो 600 ml बनेगा। तो 600 ml के अंदर इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो गए तो आपको इफेक्टिव कंसंट्रेशन निकालना पड़ता है। तो जब भी मिक्सिंग का केस हो तो आपको हमेशा कंसंट्रेशन निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले कंसंट्रेशन निकालेंगे, उसके बाद आप C1 अगर आपको चाहिए यहाँ पर HA का कंसंट्रेशन, तो क्या करना पड़ेगा, दिस इंटू दिस बाई टोटल वॉल्यूम। C2 आपको चाहिए दिस इंटू दिस बाई टोटल वॉल्यूम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलता है, मिलीमोल। टोटल वॉल्यूम मिलीलीटर से डिवाइड करोगे या फिर लीटर में बदल के करोगे तो मोल आ जाएगा। चलो करो। बातें मत कीजिए, कितना है इसका। सबसे पहले तो आप HA का कंसंट्रेशन जिसे हम C1 कह रहे हैं कितना आ जाएगा, मोलरिटी वॉल्यूम बाई टोटल कितना हुआ, 200 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 600, ये हो जाएगा 2/6 इंटू 0.4, दैट इज 0.8/6। HB C2 कितना हुआ, by 600, 2.4/6, यही हुआ। अब आप H प्लस निकालो, रूट K1C1 प्लस K2C2। जब तक आप यहाँ जो कंसंट्रेशन दिया उसे यूज करके नहीं निकाल सकते। हाँ, ये तब निकाल सकते थे जब इनके वॉल्यूम ना दिए जाते, तो ये मान लिया जाता कि जो भी है उसमें इनका कंसंट्रेशन इफेक्टिव निकाल के रखा गया है। अगर वॉल्यूम लिखा गया प्लस करके, इसका मीनिंग है इन दोनों को मिलाया जा रहा है, तो मिलाने के बाद जो नेट वॉल्यूम बनेगा उसमें कंसंट्रेशन निकालना होता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट कैसे अच्छे से माइंड में सेट होता है, उसका तरीका क्या है। मान लीजिए ये बात मैं बोल रहा हूँ माइंड में नहीं आ रहा है, इसका तरीका बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन करो, गलत करोगे तो आंसर गलत आएगा, फिर जब आप उसे करेक्ट करोगे तब वो अच्छे से सेट हो जाता है कि नहीं ये नहीं ये बात। फिर उस बात को आप सोचोगे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है। यहीं से करेक्शन होता है। जब हम गलतियां करते हैं उसके बाद जब उसके बारे में सोचते हैं तब जाके करेक्शन होता है, और वो पॉइंट फिर अच्छे से माइंड में सेट होता है। क्लास में तो सारी बातें बोली जाती हैं, ये करना है, लेकिन वो हम सुन लेते हैं, कुछ कुछ समझ भी लेते हैं, बट फिर भी एग्जाम में गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि घर पे हमने उसे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की। अगर घर पे प्रैक्टिस की होती तो हमें पता होता कि नहीं ये गलत तरीका है करने का, क्योंकि वहां भी गलत है तो आंसर कहीं नहीं मैच करेगा। अब अगर आंसर नहीं मैच कर रहा है तो आपको रीजन फाइंड करना पड़ेगा क्यों नहीं मैच कर रहा है। कई बार देखने से सुनने से ठीक से बात डाइजेस्ट नहीं होती। देखिए, समझ में आना और जरूरत पड़ने पर उसे यूज करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जरूरत पड़ने पर केवल वही बातें यूज हो सकती हैं जिनका रियलाइजेशन हो जाता है, और रियलाइजेशन प्रैक्टिस से आता है, गलतियों से आता है। अंडरस्टैंडिंग किसी के बताने से हो जाती है।
समझ आ गया, हाँ जी ऐसे करना है, लेकिन वो रियलाइज नहीं हुआ है, इसलिए इसमें मिस्टेक का चांस ज्यादा रहता है। अब देखो क्या बनेगा, K1 कितना है 1/6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 और ये हो जाएगा कितना 0.8/6 प्लस, वैसे हमने गलत कर दिया, क्या ये जो 6 ऊपर लिखना था, अजीब आ जाएगा। एक्चुअली ये 1/6 जो लिखा है वो 6 इंटू लिखना था, चलो ठीक है कोई बात, एक्सप्रेशन लिख लो। एंड दैट वन, नेक्स्ट वन 5/6 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 2.4 इंटू 6, चलो हो गया, एक्सप्रेशन लिख लिया, बस हो गया। आएगा तो सिंपल क्वेश्चन होगा ना, एग्जाम में आएगा तो सिंपल होगा, जिससे आप आराम से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। कितने बच्चों को समझ में आ गया है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो केस था वीक एसिड का। नेक्स्ट केस नंबर ये है आपका पॉलीप्रोटिक एसिड और पॉलीबेसिक एसिड। पॉलीप्रोटिक एसिड और पॉलीबेसिक एसिड। पॉलीबेसिक का मीनिंग क्या है? जैसे HCl केवल एक ही प्रोटॉन दे सकता है, पानी में डालेंगे केवल एक H+ निकलेगा, इसे कहेंगे मोनोप्रोटिक एसिड। H2SO4 इसे कहेंगे डाइप्रोटिक एसिड। H3PO4 ट्राइप्रोटिक एसिड, इसे कहेंगे ट्राइप्रोटिक एसिड। अब अगर कोई ट्राइप्रोटिक एसिड है तो उसका डिसोसिएशन कैसे करेंगे? जैसे H3PO4 डिसोसिएट होगा, पहले स्टेप में एक प्रोटॉन निकला H2PO4-, इसे कहते हैं K1 या फिर Ka1 है। फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, पहला प्रोटॉन निकला है, इसे कहेंगे फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब डिसोसिएट कीजिए H2PO4-, अब दूसरा प्रोटॉन निकलेगा H+ HPO4-, Ka2 सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। HPO4-, H+ PO4-, इसे कहेंगे Ka3 थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें क्या होगा? ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो फिर ये बनेगा H3PO4 और एक ही स्टेप में तीनों प्रोटॉन निकलेंगे, इसे कहते हैं कि नेट। ऐड करते हैं तो याद किया होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है।
जब हम इक्विलिब्रियम रिएक्शंस को ऐड करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। ये के नेट है। मीन्स अगर तीनों प्रोटॉन एक साथ निकालना है तो आपको के नेट लिखना होगा, जो कि K1 K2 K3 के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, Ka1 मच ग्रेटर देन K2 एंड मच ग्रेटर देन K3, ये सभी एसिड के लिए होता ही है। पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट दूसरे से ज्यादा होगा, दूसरा तीसरे से ज्यादा होगा, तीसरा चौथे से ज्यादा होगा एंड सो ऑन। नोट कीजिए। नोट किया? प्रोडक्ट जब आप रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। रिएक्शन ऐड होता है और कांस्टेंट, देखो अगर हम इन डिसोसिएशन में ध्यान से देखें तो पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट दूसरे से ज्यादा होता है। क्यों? पहले में जो H प्लस जनरेट होता है दूसरे के लिए वो कॉमन आयन की तरह यूज होता है। ध्यान से सुनो, पहले में जो H प्लस जनरेट हुआ वो दूसरे के लिए कॉमन आयन की तरह यूज होता है, और कॉमन आयन के आने से डिसोसिएशन घट जाता है, तो दूसरे का डिसोसिएशन पहले से कम हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों का H प्लस इसके लिए कॉमन आयन की तरह यूज होगा, तो इसका डिसोसिएशन और भी कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता जाएगा, और डिसोसिएशन कम हो रहा है तो अपने आप डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कम होगा। अब हम इसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पर हम एक केस लेते हैं, H3A ये जाएगा H प्लस एंड H2A माइनस, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 है। क्या बनेगा? ये अगर कंसंट्रेशन C है तो यहाँ अगर X डिसोसिएट किया तो X बन जाएगा, बनेगा। हाँ, ये हम मान के चलते हैं इन जनरल X मच लेस देन C है।
इसलिए ये पार्ट इफेक्टिवली क्या हो जाता है, सी, क्योंकि एक्स नेग्लिजिबल है सी के कंपैरिजन में। अब आप इसका और डिसोसिएशन हो सकता है H2A का, H प्लस HA डबल माइनस, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K2 होगा। तो ये क्या बनेगा, अब H2A कितना है, X है, और H प्लस कितना है, ध्यान से H प्लस कितना है, वो भी X बना है। यहां से हम डिसोसिएशन करेंगे X माइनस Y, तो X तो पहले से था, Y बना। हम ये मानते हैं कि Y जो है वो मच लेस देन, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है, तो जो डिसोसिएट पार्ट हुआ वो जो प्रेजेंट पार्ट है उससे बहुत कम होगा। तो ये इफेक्टिवली क्या हो जाएगा, X, ये इफेक्टिवली क्या हो जाएगा, X, और ये Y। अब तीसरा डिसोसिएशन करते हैं, HA डबल माइनस H प्लस प्लस A ट्रिपल माइनस, ये है K3। HA माइनस कितना, HA डबल माइनस कितना है, Y, और H प्लस कितना है, वैसे तो X प्लस Y है, लेकिन इफेक्टिवली कितना है, X ही है। ये लिखना चाहे X प्लस Y लिख सकते हैं, Y मच लेस देन X है। इसका मान लो डिसोसिएट हुआ Z, ये कितना बन जाएगा, X प्लस Y प्लस Z, और ये क्या बन जाएगा, Z। Z जो है वो मच लेस देन Y है, और Y जो है मच लेस देन X है। तो ये इफेक्टिवली कितना हो जाएगा, Y, ये इफेक्टिवली कितना हो जाएगा, X, ये इफेक्टिवली कितना हो जाएगा, डिसोसिएशन कितने बच्चों को समझ में आया, बस छोटा सा पॉइंट यूज किया कि जो डिसोसिएट हो रहा है वो उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है, तो जो डिसोसिएटेड पार्ट है वो तो अपने आप कम होगा। डिसोसिएशन हमेशा जो प्रेजेंट पार्ट है उससे काफी कम होगा। हो गया। अब अगर यहां पर लिखोगे कि A1 किसके इक्वल होगा, X इंटू एक्स बाई सी। K2 लिखोगे तो किसके इक्वल होगा, X इंटू वाई बाई एक्स, दैट इज इक्वल टू वाई। K3 किसके इक्वल होगा, Z इंटू एक्स बाई वाई, Z इंटू एक्स बाई वाई। बस हो गए। और ये पार्ट ये इससे लेस है नहीं है, तो जब आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट देख के पता चल जाएगा लेस है कि नहीं। अगर लेस नहीं है फिर तो क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन तभी तक चलेगा जब तक वो लेस है। फिलहाल आपसे न्यूमेरिकल्स में इस टाइप का अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर वो 100% लेस होगा ही होगा, नहीं तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। इसलिए अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर लगेगा ही लगेगा।
और किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन है? सेकंड वाला ए इक्वल टू एक्स इनटू वाई, तो वो कैसे आएगा? मतलब एक्सेस कैंसिल हुआ ना, यहाँ देखो ना, वो हाँ K2 दिस इंटू दिस बाई दिस, एक्सेस कैंसिल हुआ भाई। चलो क्वेश्चन लिखो। बातें नहीं, क्वेश्चन लिखिए। और 0.1 मोलर H3A कैलकुलेट H प्लस H2A minus H double minus and A triple minus if Ka1 given of Ha equal to 10 to power minus 5, K2 of Ha equal to 10 to power minus 8, K3 of Ha equal to 10 to power minus 12. सर K3 कैसे लिखा है? बोलो, K3 कैसे लिखा है? ये K3 यहाँ पर है तो Z इंटू एक्स भाई, सर वो टू जैसा लग रहा था, टू जैसा लग रहा था इसलिए बोला। तो खुद समझना चाहिए आपको। नहीं चलो ठीक है, टू दिख रहा है तो यहाँ तो Z लिखा है ना जी, इतना तो कॉन्सेप्ट यूज करोगे। चलो जिसे सॉल्व करो। तीनों में एच ए क्यों है सर? के क्या बेटा? सर तीनों कांस्टेंट में एच ए दिए मैं आप। ध्यान सुनो, बिल्कुल सही पूछा तुमने। ये H नहीं लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था? H3 और H3 H3A, H नहीं H3A होना चाहिए। H3A का पहला डिसोसिएशन है केवल, H3A का जब दूसरा प्रोटॉन निकला उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, H3A से जब तीसरा प्रोटॉन निकल रहा है तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, पहला दूसरा तीसरा। इसका डिसोसिएट पहली बात ये कैसे निकला था, क्या लिखा वो नहीं लिखा पहला एच इसमें से निकला, फिर इसमें से दूसरा एच निकला, इसका तीसरा
जिस तरह से लिखा गया एग्जैक्टली उसी तरीके से उसे करने की कोशिश कीजिए। देखो इसको कैसे एनालाइज किया जाएगा। आपने यहाँ जो लिखा है एग्जैक्टली इसी पार्ट को फिर से नंबर्स के थ्रू आपको रिपीट करना है। देखिए S3A इसको डिसोसिएट करोगे H प्लस H2A माइनस K1 10 टू पावर माइनस 5, ये 0.1 माइनस x हुआ पहला। यहां हम ये मानते हैं कि x मच मच लेस देन 0.1 है। अब आप ये इफेक्टिवली 0.1 हो जाएगा। H2A माइनस इसका डिसोसिएशन करोगे H प्लस H डबल माइनस, बातें नहीं करो, ध्यान से देखो। अब ये है x, ये भी x है 0, x माइनस y, x प्लस y एंड y much much less than x, this one is much much less than 0.1। ये इफेक्टिवली x, ये भी x और ये y। तीसरा H प्लस A ट्रिपल माइनस y, इसे x ही रहने देते हैं, ठीक है। y माइनस z, x प्लस z और ये z मच मच लेस देन y, मच मच लेस देन x। ये इफेक्टिवली y, x और ये हुआ z। K2 है 10 टू पावर माइनस 8, K3 है 10 टू पावर माइनस 12। K1 क्या बनेगा? K1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 0.1, 10 टू पावर माइनस 5, सो एक्स आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 3। अब आप देखिए पहला पॉइंट 10 टू पावर माइनस 3, 10 टू पावर माइनस 1 से मच मच लेस है। अब आप K2 आ जाओ, y इंटू एक्स बाई एक्स दैट इज इक्वल टू y, और ये है 10 टू पावर माइनस 8, तो y दैट इज 10 टू पावर मच मच लेस है। K3 क्या हो जाएगा? x इंटू जेड बाई वाई, 10 टू पावर माइनस 3, जेड, y है 10 टू पावर माइनस 8,
10 टू पावर माइनस 12, यहां से Z कितना आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 17। अब आप ये तीनों नंबर देख लीजिए, तीनों नंबर देखिए। पहले तो हम बात कर लेते हैं H प्लस कंसंट्रेशन का। H प्लस के तीन सोर्स है, X प्लस Y प्लस Z। ध्यान से देखो, हमने इग्नोर किया था। एक आया था 10 टू पावर माइनस 3, दूसरा आया था 10 टू पावर माइनस 8, तीसरा आया था 10 टू पावर माइनस 17। अब समझ लो क्या डिफरेंस होता है। पहले स्टेप में जो H प्लस आता है दूसरे तीसरे कंपेरिजन में बहुत ज्यादा होता है। एक्स वाई जेड में ये रिलेशन आता है। इसका मीनिंग है कि इसीलिए तो पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होता है, फिर दूसरा कम होता है, तीसरा और भी कम होता है। तो अगर आपको कभी इसका पीएच निकालना हो तो पहले स्टेप में जितना H प्लस बने उसे निकाल लो, बाकी छोड़ दो, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उससे जो H प्लस आएगा वो नेग्लिजिबल होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर H2A माइनस का लिखें, ये तो X हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 3। अगर हम HA डबल माइनस का लिखेंगे तो Y हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 8। A ट्रिपल माइनस का लिखें तो ये तो Z हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 17। तो जब आप इसे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे थोड़ा सा आपको बेटर दिखेगा क्या हो रहा है, क्यों इग्नोर हो रहा है। कितने बच्चों को समझ में आ गया? सभी को क्लियर है? आज तुम्हें समझ में आया कि नहीं? हाँ, तुम्हें से पूछे सचिन। चलो ठीक है। सभी ने नोट भी कर लिया क्या? नोट करो। वैसे कितने बच्चों से सॉल्व हो गया था? अरे भाई तो समझा रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, लेकिन वही तो नहीं समझ में आता। इतनी बात समझ आ जाए फिर तो आने इक्विलिब्रियम पूरा हो जाएगा। देखिए कोई भी चैप्टर बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन वो तब जब समझ में आ जाता है। अभी एक और केस है पीएच का, इसके बाद केस नंबर 8। Very dilute acid or base। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगा लेस देन इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 7 मोलर होना चाहिए। ऐसे समझ लो टेन टू पावर 7, 1 लीटर में 10 टू पावर माइनस 7 मोल डिजोल्व किया, या फिर 1 मोल डिजोल्व किया 10 टू पावर 7 लीटर। आप ऐसे समझ लो कि 1 मोल HCl को 1 करोड़ लीटर पानी में डाल दिया, 10 टू पावर 7 यही होगा। अब जो सॉल्यूशन बनेगा वो कितना कंसंट्रेटेड होगा, या ऐसे समझ लो कि 1 मोल HCl एक बड़े से तालाब में डाल दिया, और अब वो सॉल्यूशन कितना एसिडिक होगा। कहने को तो वो एसिड डाला है,
लेकिन एसिड एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड कंडीशन में है और ऐसे केसेस में उसका पीएच 7 ही होगा। ऐसे केसेस में उसका पीएच 7 ही होगा। तो ऐसे सिचुएशन में पीएच अप्रोक्सीमेटली 7 होता है, लेकिन आपने एसिड ऐड किया है तो हम तो ये कहेंगे कि 7 से थोड़ा सा कम। क्या लिखेंगे? 6.99, 6.98, 6.97। और अगर बेस डाला तो 7.01, 7.02, 7.03, रफली 7 होगा। तो अगर हम यहां पर देखें, पहला सिचुएशन बनेगा फॉर एसिड। एसिड के लिए पीएच अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? 7, बट है तो एसिड, इसलिए हम 7 ना लिख के इसे लिखेंगे pH इक्वल टू 6.99 या 6.98, 6.97 एटसेट्रा। दूसरा फॉर बेस, इस केस में भी pH 7 होगा, बट रफली लिखा जाएगा 6.9। ध्यान रखना, एसिड का मीनिंग pH 7 से कम होना चाहिए, लेकिन लिखना तो 7 ही है, इसलिए 7 के क्लोज जो डेटा होगा उसे यूज कर देंगे। बेस, इसका भी pH, इसका pH 7 से ज्यादा होना चाहिए तभी बेस होगा, तो 7 के क्लोज जो डेटा हो उसे आप यूज कर लेंगे। देखिए, इस टाइप का अगर आपसे कभी न्यूमेरिकल आए, और ये क्वेश्चन मेंस एडवांस हर जगह पूछा गया है कि 10 टू पावर -8 मोलर Cl का pH कितना होगा, तो इसके केस में आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, कॉमन सेंस अप्लाई करना है, और जो आपको सुटेबल ऑप्शन लगे उसे सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हो pH of 10 to power -8 molar HCl solution is, पहला 8, दूसरा 6, तीसरा 6.98, चौथा 7। क्या सही है? कितने ऑप्शन दिए हैं? कौन सबसे कैलकुलेशन नहीं करना होता, केवल आप एनालिसिस के बेसिस पर कंक्लूड करोगे कि नहीं ये आंसर सही हो सकता है। क्या होगा? ये हो जाएगा। जब भी वेरी डाइल्यूट एसिड या बेस का केस आए, कभी भी आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधे आंसर को गेस करना है कि नहीं ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे दूसरा क्वेश्चन, pH of 10 to power -9 molar NaOH solution पहला 9, दूसरा 5, तीसरा 7.02, नेक्स्ट 6.7। अपने आप दिख जाएगा। देखिए, तो जब भी इस टाइप का सिचुएशन आए, जब भी इस टाइप का सिचुएशन आए, आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्टली एनालिसिस के बेसिस पर आंसर को फाइंड करना है कि ये इसका बेस्ट आंसर हो सकता है। कितने बच्चों को समझ में आ गया? एसिड है तो 7 से थोड़ा कम, बेस है तो 7 से थोड़ा सा ज्यादा। अब मान लीजिए ऑप्शन ये नहीं दिया होता, यहां दिया होता
6.3। अब क्या आंसर हो जाता? अब क्या आंसर होता? ये हो जाता। तो कौन सा आंसर हमें सेलेक्ट करना है, ये आपको कॉमन सेंस के बेसिस पर डिसाइड करना है। कैलकुलेशन से आएगा भी नहीं ये सब, ये पार्ट कैलकुलेशन से जनरेट नहीं होगा। ये आप खुद कंक्लूड करोगे कि जो 4 ऑप्शंस गिवन है उसमें बेस्ट क्या हो सकता है, उसमें बेस्ट क्या हो सकता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, बात मत करो। नेक्स्ट हेडिंग है बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट बफर सॉल्यूशन। ये क्या होता है, ध्यान से सुनो। बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिस सॉल्यूशन में अगर हम थोड़ा सा एसिड या बेस ऐड करें तो उसका पीएच एक्सपेरिमेंटली कांस्टेंट रहे, उसका पीएच प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहे, या उसके पीएच में सिग्निफिकेंट चेंज ना हो, उसे बफर सॉल्यूशन कहा जाता है। यहाँ पर टर्म है सिग्निफिकेंट चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, बफर टर्म पीएच के लिए ही नहीं और भी कई प्लेसेस पर यूज किया जाता है। जैसे नॉर्मली जो स्टेबलाइजर आप यूज करते हैं वो भी एक बफर इंस्ट्रूमेंट है। बफर का काम है एक जो मेन सप्लाई है उसे मेंटेन करना, या जो भी एक मेन जो पैरामीटर उसे मेंटेन रखना। जैसे स्टेबलाइजर क्या है, पोटेंशियल को मेंटेन रखता है। अगर हम इनपुट उसमें 220 इनपुट देते हैं और उसका काम 220 देना है, 220 दिया 220 जा रहा है, ये तो ठीक है, तो जाएगा ही। अगर आपने 200 दिया तब भी वो 220 ही सप्लाई करता है, और अगर आपने 240 दिया तो भी वो 220 सप्लाई करता है। बट क्या ऐसा होता है कि एग्जैक्टली 220 ही करता है? नहीं, अगर आप देखोगे तो फ्लक्चुएट करता है, लेकिन वो फ्लक्चुएशन थोड़ा सा होता है। उस फ्लक्चुएशन से इतना नहीं होता कि एसी बंद हो जाए, मीन्स जो आपका वर्किंग है वो अफेक्ट नहीं होता। तो होता क्या है, जब आप स्टेबलाइजर में 250 वोल्ट 250 का इनपुट देते हैं तो आउटपुट 220 से थोड़ा सा ज्यादा 220 225 निकलता है, और अगर 200 देते हैं तो 215 निकलता है, क्लोज टू 220। चेंज तो हुआ, बट ये चेंज सिग्निफिकेंट चेंज नहीं, ये चेंज सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। इसी को कहते हैं बफर। बफर का मीनिंग है कि एक स्पेसिफिक पैरामीटर को मेंटेन करना। बफर टर्म कई प्लेसेस पर यूज होता है। तो बफर का मीनिंग क्या है, अगर हम सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बफर को देखें तो बफर ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें थोड़ा सा एसिड या बेस ऐड करें, थोड़ा सा एसिड बेस ऐड करें तो उसका पीएच चेंज ना हो। अब जैसे हमने टर्म यूज किया थोड़ा सा एसिड बेस, मान लीजिए 220 देना है, आपने 1000 दे दिया तो क्या तभी वो 220 ही देगा? नहीं ऐसे केस में इंस्ट्रूमेंट आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जो भी बफर इंस्ट्रूमेंट है या जिसके लिए आप यूज करें उसकी एक लिमिट होगी, उस लिमिट के बियॉन्ड नहीं जा सकती, उसके आगे आप पीछे नहीं जा सकते। इसीलिए टर्म यूज किया जाता है
स्मॉल अमाउंट, थोड़ा सा आप चेंज करोगे तो उससे प्रैक्टिकली चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपने लार्ज चेंज कर दिया फिर तो दिख ही जाएगा, लार्ज चेंज किया तो फिर तो दिख जाएगा। तो फिर से कह रहा हूं, बफर ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसका पीएच प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहता है। प्रैक्टिकली कांस्टेंट का मीनिंग है थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा, जो भी फ्लक्चुएशन है वो नेग्लिजिबल है और उस फ्लक्चुएशन से कोई इफेक्ट नहीं आता है। ये पार्ट आगे हम लोग कैलकुलेशंस के थ्रू देखेंगे भी कि कैसे कांस्टेंट रहता है, कैसे क्या रहता है। बट बफर का मीनिंग है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस ऐड किया जाए तो उसका पीएच प्रैक्टिकली चेंज ना हो। प्रैक्टिकली चेंज ना हो मींस सिग्निफिकेंट चेंज ना हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बफर सॉल्यूशन, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन ले लो, उसमें आप ना 0.01 मोल NaOH डालो तो पीएच चेंज होता है 0.02, 0.03 ऐसा कुछ चेंज होता है। और वही 1 लीटर वाटर ले लो, उसमें 0.02 मोल HCl डालो तो पीएच चेंज होता है 5 यूनिट। डिफरेंस समझो, नॉर्मल वाटर में अगर हम 0.01 मोल, उतना ही 0.01 मोल HCl डालें तो 5 यूनिट का पीएच चेंज होता है। और यही 0.01 मोल HCl अगर बफर में ऐड किया जाए 1 लीटर तो पीएच चेंज होता है 0.0, फिर पॉइंट, फिर 0, उसके बाद नंबर आता है। तो ये जो चेंज है वो चेंज 0.06, 0.04, मेरा कहना है कि 0 के बाद पॉइंट आया, फिर एक और 0 आ रहा है, मतलब नंबर अभी नहीं आया, उसके बाद नंबर आना शुरू होता है। और नॉर्मल सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट चेंज हो जाता है, तो वो लार्ज चेंज है। और 0.0 समथिंग चेंज हो रहा है तो वो नेग्लिजिबल चेंज है। तो बफर सॉल्यूशन का पीएच चेंज तो होता है बट सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता। अरे कितने बच्चों को बात समझ में आई? तो पहले इसे डिफाइन कर ले, उसके बाद फिर आगे लिखने लिखे। द सॉल्यूशन whose pH, the solution whose pH does not change significantly, after addition of small amount of acid or base, after addition of small amount of acid or base is known as buffer solution, is known as buffer solution। आगे लिखो, buffer solution have reserve acidity, buffer solution have reserve acidity or basicity, buffer solution have reserve acidity or basicity and it is a mixture of weak acid and weak base, mixture of weak acid and weak base। बफर हमेशा वीक एसिड वीक बेस का मिक्सचर होगा, बफर हमेशा वीक एसिड वीक बेस का मिक्सचर होगा। अब बफर वीक एसिड वीक बेस क्या होगा, थोड़ा सा इसे समझते हैं। देखिए, कोई भी एसिड कितना पावरफुल है ये बताता है कि वो कितना H+ दे सकता है।
कितना H प्लस दे सकता है ये डिपेंड करता है उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। तो अगर हम देखें एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, और दूसरा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb। एसिड कितना पावरफुल है इसका मेजरमेंट उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K से होता है। बेस कितना पावरफुल है इसका मेजरमेंट उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb से होता है। अगर हम एसिड की बात करें, बातें मत करो, यहाँ से नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, इधर आओ। तो एसिड को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करके, ध्यान से देखो। पहले एसिड को कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मीनिंग होता है अल्फा 1, जो पूरा डिसोसिएट हो, और इसका जो Ka होता है ग्रेटर देन 1 होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर 1 से बड़ा है तो ऑलमोस्ट पूरा डिसोसिएट होता है। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें, HCl, HBr, HI, HNO3, HClO4 and H2SO4। These are the strong acid। दूसरा केस है वीक एसिड। वीक एसिड उसे कहते हैं जिसका अल्फा लेस देन 1 हो, मीन्स जो पूरा डिसोसिएट ना हो, और जिसका K जो है 10 टू पावर -14 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। एग्जाम्पल, वीक एसिड CH3COH, CH3COH, HCl, HF, H2S, H2CO3, H3PO4 and NH4+। NH4+ भी वीक एसिड होता है। तीसरा है वेरी वीक एसिड, जिसका अल्फा अप्रोक्सीमेटली 0, मीन्स ऐसा एसिड जो डिसोसिएट ना हो। वाटर में जो डिसोसिएट नहीं होता उसे हम वेरी वीक कहते हैं, जैसे Na+ डिसोसिएट नहीं होगा। इसका जो Ka होता है वो 10 टू पावर -14 से भी कम होता है। एग्जाम्पल, Na+, K+, Ca+, Barium+, ये सभी वेरी वीक एसिड है। वेरी वीक एसिड को अगर हम वाटर में ऐड करें तो वो H+ जनरेट नहीं करेगा। वाटर में एसिडिटी नहीं शो करता, इसलिए तो अल्फा 0 लिखा है। तो 3 कैटेगरी है, स्ट्रॉन्ग, वीक एंड वेरी वीक। इसी तरीके से हम बेस को भी 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। लिखते चलो फटाफट।
देखो ये तो आगे भी समझ में आएगा, बट फिर भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बफर टर्म बफर जनरल टर्म है, हर जगह यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक पार्टिकुलर ट्रेन है, वो किसी पार्टिकुलर टाइम पर उसका प्रोडक्शन कम हुआ, तो उसका हम बफर स्टॉक मेंटेन रखते हैं, बोलते हैं ना बफर स्टॉक रखा हुआ है। क्योंकि वो प्रोडक्शन कम हुआ है, तो जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम वहां से जो रिजर्व रखा हुआ है उसमें से सप्लाई कर देंगे, और जो भी उसका जो स्ट्रीम सप्लाई है, जो नॉर्मल सप्लाई, जो मेंटेन रहेगी। तो ये जो आपने स्टॉक रखा हुआ है वो है रिजर्व रखा हुआ है, जरूरत पड़ेगी तब उसे यूज कर लेंगे। एसिड में भी कुछ एसिडिटी बेसिसिटी रिजर्व रखी होती है, जब हम एसिड ऐड करते हैं तो उसका जो बेसिसिटी होता है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए पीएच चेंज नहीं होने देता, वो रिजर्व रखा होता है। जहां भी बफर का बात आएगी तो बफर में कुछ ना कुछ आप रिजर्व रखेंगे, जरूरत पड़ने पर उसी को यूज कर लेंगे, इससे जो उसका अपना सप्लाई चेन है वो अफेक्ट नहीं होगा। बेस, इसको भी हम 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। बातें मत करो। स्ट्रॉन्ग बेस, इसका अल्फा 1 होगा, इसका Kb ग्रेटर देन 1 होगा। एग्जाम्पल NaOH, KOH, CaOH whole twice, BaOH whole twice। स्ट्रॉन्ग बेस के बाद वीक बेस, इसका अल्फा लेस देन 1 और Kb क्या होगा, ठीक है, 10 to power -14 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। एग्जाम्पल NH4OH या फिर CH3CO माइनस, Cl माइनस, HS माइनस, HF माइनस, SCO3 माइनस। तीसरा है वेरी बिग बेस, इसका अल्फा अप्रोक्सीमेटली 0। Kb क्या होगा, लेस देन 10 to power -14। एग्जाम्पल Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, NO3 माइनस, ClO4 माइनस, HSO4 एंड SO4 डबल माइनस। ये वेरी बिग बेस हुई। ध्यान रखना, जितने भी केटाइंस होते हैं, केटाइन, ऑल केटाइन एसिड, ऑल एनाइंस बेस। हाँ जी, नोट कर लिया। अभी ये इंफॉर्मेशन थी, अब एक्सप्लेन करना है इसे। यहां पर एक, पहले इसे फटाफट नोट करो, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना जिससे कि आप इसे आसानी से लर्न कर सको।
बातें मत करो। देखिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो। कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए रिलेशन होता है K इंटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू। मीन्स हम ये कह सकते हैं इसका जो K और KB का रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। कंजुगेट एसिड बेस पेयर के K KB में इनवर्स रिलेशन होता है क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। अगर एक स्ट्रॉन्ग हुआ तो दूसरा वीक होगा। रियलिटी ये होती है कि जो स्ट्रॉन्ग का कंजुगेट वेरी वीक होता है, वीक का कंजुगेट वीक ही होता है और वेरी वीक का कंजुगेट स्ट्रॉन्ग होता है। ये के से फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां देखें कि बी का कंजुगेट बी क्यों होता है, CH3CH, इसका के हमें पता है 10⁻⁻5 होता है, एसिड है। CH3CO माइनस, ये तो बेस है, इसका के भी क्या हो जाएगा 10⁻14 बाई 10⁻5 दैट इज इक्वल टू 10⁻9। ये तो लिखेंगे के बी इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के डब्ल्यू 10⁻14 बाई, तो अगर ये 10⁻5 है ये तो 10⁻9, तो उससे भी वीक हो गया। जितना के कम होगा उतना वीक होगा। तो वीक का कंजुगेट आप ऐसे सोच सकते हो, दो का प्रोडक्ट 10⁻14 रखना है, एक 10⁻5 है तो दूसरा 10⁻9 हो जाएगा, एक 10⁻7 है तो दूसरा भी 10⁻7 हो जाएगा क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट तो फिक्स है। तो वीक का जो कंजुगेट है, क्योंकि ये वीक वाला जो है वो 10⁻14 से 1, तो इस रेंज में अगर है इसका मीनिंग है प्रोडक्ट तो हमेशा इसी रेंज में रहेगा, कोई एक 1 है दूसरा ये हो जाएगा। हाँ आप ये कह सकते हो कि अगर किसी का के 1 है मीन्स 10⁻1 है तो उसका के भी 10⁻13, जैसे जैसे वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा वैसे वैसे वो और वीक होता जाएगा। इसीलिए टर्म यूज किया गया स्ट्रॉन्ग के लिए वेरी वीक। अगर हम HCl का देखें, HCl का जो के होता है 10⁻5 होता है, तो Cl माइनस का के भी क्या होगा 10⁻14 बाई 10⁻5 10⁻19। ठीक है, अगर HCl का 10⁻5 प्लस होता है Cl का तो दूसरा 10⁻19 हो जाएगा, 10⁻14 से कम। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा दूसरा उतना ही वेरी वीक होता जाएगा। कितने बच्चों को बात समझ में आया? तो रिलेशन क्या है? रिलेशन है स्ट्रॉन्ग का रिलेशन किसके साथ है? वेरी वीक के साथ है। और वीक का रिलेशन, अब आप यहां से देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इधर देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? वेरी वीक। तो वेरी वीक कहाँ है? यहाँ है, ध्यान से देखो
Cl माइनस वहां लिखा गया है, Br माइनस लिखा गया है, I माइनस लिखा गया, सब इसी के तो लिखे गए। ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल एक ही हो गया। वीक एसिड का वीक बेस होगा, जैसे CH3COH है, CH3CO माइनस है, उसका HCl है, Cl माइनस है, ठीक है। जैसे यहाँ पर NH4OH है, इधर NH4 प्लस है, तो ये दोनों आपस में कंजुगेट होंगे, और इसका जो कंजुगेट होगा वेरी वीक एसिड कहां से आएगा? स्ट्रॉन्ग बेस से। Na से क्या आया? Na प्लस, K से क्या आया? K प्लस। ये आपस में जुड़े हुए थे। कितने बच्चों को बात समझ में आई? ये अच्छा भी सबको नहीं आया? किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, तो बता दो पहले। हाँ जी, इसे नोट कर लिया? देखो देखिए, अगर मैं आपसे पूछे HNO3 का कंजुगेट क्या होगा? HNO3 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका कंजुगेट NO3 माइनस क्या होगा? वेरी वीक बेस। दूसरा H2CO3, ये वीक एसिड होता है, इसका कंजुगेट SCO3 माइनस क्या होगा? अगर हम यहां लिखे KOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका कंजुगेट बेस K प्लस क्या होगा? वेरी वीक एसिड। एसिड का बेस होगा, बेस का एसिड। वैसे जितने भी कैटायन है वो सब एसिड होते हैं, जितने भी एनायंस है वो सभी बेस होते हैं। तो तीन कैटेगरी है। स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में डालेंगे पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है, वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएट होगा, और वेरी वीक एसिड डिसोसिएट ही नहीं होगा। वेरी वीक एसिड या वेरी वीक बेस को अगर हम वाटर में ऐड करें तो क्या होगा? pH 7 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो वाटर में डिसोसिएट नहीं होता। देखो, जैसे मान लीजिए NaCl है, इसको वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होगा? NaCl को वाटर में ऐड करेंगे तो ये डिसोसिएट होके जाएगा। आप लोग आपस में बातें नहीं करो, कुछ समझ नहीं आएगा। NaCl को वाटर में ऐड करेंगे तो डिसोसिएट होके कहां जाएगा? Na+Cl माइनस। Na प्लस क्या है? वेरी वीक एसिड। Cl माइनस क्या है? इसका मीनिंग है ना तो ये H+ जनरेट करेगा ना तो ये OH माइनस। इसलिए सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन यहाँ पर न्यूट्रल। अगर सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा H+ आया तो एसिडिक, एक्स्ट्रा OH माइनस आया तो बेस, और H+ OH माइनस एक्स्ट्रा जनरेट नहीं हुआ, न्यूट्रल। दूसरा NH4Cl को अगर हम वाटर में ऐड करें तो NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। अब जरा बताओ NH4 प्लस क्या है?
ध्यान रखना जितने भी केटायन होते हैं सब एसिड किससे बना है? NH4OH से। NH4OH क्या है? वीक बेस, ये वीक एसिड, उसका कंजुगेट है, ये हुआ वीक एसिड, और ये वेरी वीक बेस, ये तो कुछ करेगा नहीं, और ये एसिड है। अब सोचो वाटर में एसिड डालेंगे तो क्या होगा? एसिडिक हो जाएगा। इसलिए यहां पर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक। समझ आया कि नहीं? NH4Cl को पानी में डालेंगे तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि NH4Cl से NH4+ जनरेट होता है जो कि वीक एसिड होता है, एग्जैक्टली वैसे जैसे कि एसिटिक एसिड होता है। अच्छा, यहां पर CH3CuNA, इसे वाटर में ऐड करो, क्या होगा? CH3CO- एंड Na+, CH3CO- एंड Na+, CH3CO- ये है वीक बेस और ये है, ये तो कुछ करेगा नहीं, और मीडियम में वीक बेस आया तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक। ध्यान रखना, अगर सॉल्यूशन में आपने स्ट्रॉन्ग या वीक कोई भी एसिड डाला या स्ट्रॉन्ग या वीक कोई भी बेस डाला तो मीडियम चेंज होगा। वेरी वीक के ऐड होने से मीडियम पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। अच्छा, आपको इतनी सारी बातें क्यों बताई गई? क्योंकि बफर जो है ना, वीक एसिड वीक बेस का मिक्सचर होता है। वीक एसिड आप पहचानना तो जानते थे कि CH3COH वीक एसिड होता है, लेकिन एक और पार्ट आ गया, NH4+ भी वीक एसिड होता है। सॉल्ट, बेसिकली NH4Cl का जो बिहेवियर है वो वीक एसिड जैसा है, CH3CuNA का जो बिहेवियर है वो वीक बेस जैसा है। तो सॉल्ट का बिहेवियर कैसा होगा, इसे बताने के लिए ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताया गया। ये बुक का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है, जनरल इंफॉर्मेशन है कि सॉल्ट को भी हम कैसे एसिड और बेस के फॉर्म में क्लासिफाई करेंगे। NaCl क्या है? न्यूट्रल है। NaCl क्या है? न्यूट्रल है। NH4Cl क्या है? वीक एसिड है। CH3CuNA क्या है? वीक बेस है। तो अब जो पीछे कंजुगेट या सारे पॉइंट्स बताए गए, इससे आपके पास सॉल्ट के लिए भी क्लासिफिकेशन आ गया कि सॉल्ट दिया है तो हम उसे समझ पाएंगे कि वो वीक एसिड के जैसा यूज होगा या वीक बेस के जैसा यूज होगा। अब आते हैं फिर से बफर सॉल्यूशन पर। बफर क्या होता है? तो बफर ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है, जो पीएच चेंज को अपोज करता है। अगर हम उसमें थोड़ा सा एसिड बेस डालें तो वो पीएच को चेंज होने से रोकता है, रेजिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसमें रिजर्व एसिडिटी या बेसिसिटी प्रेजेंट होती है। ध्यान रखना, कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक तभी होता है जब उसमें H+ होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्राई HCl न्यूट्रल होता है, मॉइस्ड HCl एसिडिक होता है, क्योंकि ड्राई HCl में H+ रिलीज नहीं होता, बट मॉइस्ड HCl में H+ रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो आ जाते हैं बफर पर। बफर सॉल्यूशन को आज बातें क्यों करते हो? जब देखो तब बात करने लगती हो। स्लो पढ़ा रहे हैं क्या ज्यादा? नहीं, अगर लग रहा है स्लो पढ़ रहे हैं, बहुत टाइम मिल रहा है आराम से, वैसे भी स्लो तो आपके लिए पढ़ा रहे हैं, वैसे टाइम की तो कमी हमारे पास हमेशा रहती है। तो बफर सॉल्यूशन को अगर हम क्लासिफाई करें तो दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक होता है सिंपल बफर
और दूसरा होता है मिक्स्ड बफर। सिंपल बफर क्या होता है? ये होता है सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड एंड वीक बेस के सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है। वीक एसिड एंड वीक बेस के सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है। अच्छा, वीक एसिड क्या है? जैसे यहां पर जो हम लिख रहे हैं वो है CH3CO NH4 सॉल्यूशन, अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन। मिक्स्ड बफर में दो आएंगे। पहला होता है एसिडिक बफर और दूसरा होगा बेसिक बफर। पहला है एसिडिक बफर और दूसरा है बेसिक बफर। इसको तो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसके एनालिसिस आगे करनी है, यहां हम इसके बारे में नहीं बता रहे क्या है। अरे इसी चैप्टर में नेक्स्ट अभी एनालिसिस करेंगे, किसी की तो करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। और बेसिकली इनकी डिटेल एनालिसिस यहाँ पर है, इसे तो करेंगे। मिक्स्ड बफर वाला ये सिंपल बफर है, इसको पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट हेडिंग में। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वहां पर ही आएगा। इसका पीएच कन्वर्जन सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में किया जाएगा। अब क्वेश्चन है कि ये बफर कैसे, उसे देख लेते हैं। बफर क्या होता है? बफर हमेशा वीक एसिड और वीक बेस का मिक्सचर होगा। CH3CONH4 को जब आप वाटर में ऐड करोगे ये क्या होगा? डिसोसिएट हो जाएगा। किसमें जाएगा? CH3CO- है NH4+। CH3CO- क्या है? वीक बेस। ये क्या है? तो क्या हो गया? बफर। बफर वीक एसिड और वीक बेस का मिक्सचर होता है। बफर वीक एसिड और वीक बेस का मिक्सचर होता है। अब क्वेश्चन है कि बफर सॉल्यूशन पीएच चेंज को रेजिस्ट कैसे करता है या पीएच को चेंज होने से कैसे बचाता है। बफर एक्शन, बफर किस तरह से वर्क करता है, वर्किंग ऑफ बफर थोड़ा सा उसे देख लेते हैं या बफर एक्शन देख लेते हैं। बफर एक्शन, बफर एक्शन। अब एक बात आप ध्यान रखिए, जैसे कि एसिटिक एसिड है, वीक एसिड। अगर हम एसिटिक एसिड को नॉर्मल वाटर में डालेंगे तो उसका थोड़ा बहुत डिसोसिएशन होगा, लेकिन अगर एसिटिक एसिड को किसी ऐसे सॉल्यूशन में डालें जिसमें कॉमन आयन हो तो उसका डिसोसिएशन नहीं के बराबर होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। कॉमन आयन की प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन और भी कम हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। वैसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट कम डिसोसिएट होता है, लेकिन अगर कॉमन आयन आया तो उसका डिसोसिएशन और भी कम हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास CH3CONH4 का सॉल्यूशन है, इसका 10 मोल है ऐसे, और ये डिसोसिएट होके जाएगा इसमें। ये भी 10 मोल है। ये है वीक बेस और ये है वीक एसिड। अब हम इसमें पहला एडिशन ऑफ 1 मोल HCl, अगर इसमें 1 मोल HCl डालें तो क्या होगा?
1 मोल HCl ऐड करें तो क्या होगा? HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl मीडियम के pH को तभी चेंज कर पाएगा जब HCl मीडियम में आयोनाइज होकर H+ जनरेट कर पाए। अगर H+ नहीं आया तो pH चेंज नहीं होगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। बफर का जो बेसिक कंपोनेंट है यही है इसकी रिजर्व एसिडिटी बेसिसिटी। 10 इसका रिजर्व है, 10 इसका रिजर्व है। इसी 10 को वो यूज करेगा न्यूट्रलाइज करने में। अब जैसे एसिड है इसको बिग बेस से न्यूट्रलाइज कर देगा। किसमें ले जाएगा? किसके साथ रिएक्ट करेगा? CH3CO- दैट वन गिव Cl- and CH3COH। एसिड आपने डाला, उस एसिड को ये जो बिग बेस था उसने न्यूट्रलाइज किया। एसिड कितना डाला? 1 मोल। इसका कितना यूज होगा और इसका कितना बन जाएगा? फिर 1 मोल बन जाएगा। क्लियर है पॉइंट? अब ये तो वीक एसिड है, ये तो डिसोसिएट होगा। चलो HCl तो रिएक्शन कर गया। अब ये जो बना ये तो डिसोसिएट होगा, इसको डिसोसिएट करेंगे। तो जब आप इसको डिसोसिएट करोगे तो ये जाएगा CH3CO- and H+ में। अब जरा सोचो, इसमें पहले से 9 मोल CH3CO- प्रेजेंट है। क्यों? 10 था, एक तो यहाँ कंज्यूम हो गया, ये बफर कंज्यूम हुआ है, ये पार्ट कंज्यूम हो गया, लेकिन अभी भी तो 9 है। और ये क्या है? इसका कॉमन आयन है। कॉमन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो ये कॉमन आयन इसको डिसोसिएट नहीं होने देगा। मींस एसिडिक एसिड। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हुआ क्या? बफर ने स्ट्रॉन्ग एसिड को सबसे पहले वीक एसिड में भेज दिया। कहां भेज दिया? और वीक एसिड को डिसोसिएट नहीं होने दे रहा है बाय यूजिंग कॉमन आयन इफेक्ट। तो सॉल्यूशन में अल्टीमेटली H+ ना के बराबर जनरेट होगा या नहीं होगा? अब H+ नहीं आया तो मीडियम का pH चेंज नहीं होगा। इस तरह से बफर अपनी रिजर्व उसने यूज किया है। देखो अब ये 9 ही रह गया है, कम हो गया उसका। 10 का था, उसकी रिजर्व जो पार्ट था वो 10 इसका एसिड का था, 10 बेस का था। एक कंज्यूम हो गया, जितना ऐड करोगे उतना वो कंज्यूम हो जाएगा। अब अगर आप ऐड करते जाओगे तो हो सकता है पूरा जो रिजर्व है वो खत्म हो जाए, उसके बाद ऐड करोगे फिर चेंज हो जाएगा। जब तक ये दोनों रहेंगे तब तक वो उसे न्यूट्रलाइज करते रहेंगे और मेंटेन करते रहेंगे। इतने बच्चों को समझ में आया? तो बफर pH चेंज को कैसे रेजिस्ट करता है बताओ? अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया तो बफर उस स्ट्रॉन्ग एसिड को सबसे पहले कहां भेज देगा? वीक एसिड में। उसके बाद उस वीक एसिड को कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू डिसोसिएट भी नहीं होने देगा, तो मीडियम में अल्टीमेटली H+ जनरेट नहीं होगा। और इस तरह से pH चेंज को ये रजिस्ट करता है। या आप ये कह सकते हो अगर यहाँ H+ जनरेट भी होगा तो नेग्लिजिबल अमाउंट जनरेट होगा और वो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा। सिग्निफिकेंट चेंज कब होता? जब ये Cl पूरा आयनाइज होकर H+ दे देता। 1 मोल था, 1 मोल H+ आ जाता, मीडियम में चेंज हो जाता। लेकिन रियलिटी है आपका 1 मोल ऐड किया वो 10⁻⁵ या 6 मोल जनरेट होगा। रियलिटी है कि सिचुएशन में H+ कितना आएगा? 1 मोल H+ जो सॉल्यूशन में आना चाहिए था उसकी जगह 10⁻⁵ आएगा। सोचिए 10⁵ टाइम्स सप्रेस हो गया। तो यही है बफर एक्शन। बफर pH को कंट्रोल कर लेता है, pH को चेंज नहीं होने देता बाय यूटिलाइजिंग रिजर्व एसिडिटी और बेसिसिटी। एसिड डालोगे तो बेसिसिटी यूज कर लेगा, बेस डालोगे तो एसिडिटी यूज कर लोगे। सीधा सा है। स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो वीक एसिड में भेज देगा, डिसोसिएट नहीं होने देगा। स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो वीक बेस में भेज देगा और उसे डिसोसिएट। कितने बच्चों को बफर एक्शन समझ में आ गया है? देखिए ये तो जनरल इंफॉर्मेशन है, कहीं यूज नहीं होगा, लेकिन पता तो होना चाहिए बफर कंट्रोल कैसे करता है। हमें तो pH निकालना है, आगे एनालिसिस करनी है, वो तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हेडिंग लिख लो, एनालिसिस ऑफ बफर सॉल्यूशन, एनालिसिस ऑफ मिक्स्ड बफर, एनालिसिस ऑफ मिक्स्ड बफर। एनालिसिस ऑफ मिक्स्ड बफर। अगर आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम रिवाइज करना है तो जैसे जैसे सेकंड हाफ में क्लास होगी उस दिन रिवाइज करेंगे। थोड़ा क्लास 10-5 मिनट और एक्सटेंड कर लेंगे जरूरत पड़ी तो। और आप थोड़ा सा नोट्स पढ़ के आ जाए, क्योंकि ये रिवीजन है, ये क्लास नहीं है कि पूरा A to Z सारे पॉइंट बताए जाएंगे। मेन पॉइंट
तो वो बातें तभी समझ आएंगी जब आपने उसे एक बार पढ़ा हो। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन वो आपका रिमूव हो जाएगा। अब कहो कि पूरा कंफ्यूजन ही तो फिर नहीं हो सकता, वो तो पढ़ाने से होगा।